राम खिलावन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। कंचन रसोई से भारी लकड़ियों का गुट्ठर उठाकर लाई और जमीन पर रख दिया। उसकी सौतेली बहन मंजू आईने के सामने बाल संवार रही थी। अरे ओ कंचन, अरे सुबह से दोपहर होने को आई और महारानी अब जाकर लकड़ियां लेकर आ रही है। अरे तेरे सगे बाप तो चले गए, अब क्या मैं तेरी सेवा करूंगा। अरे जल्दी हाथ पर चला वरना आज रात का खाना बंद करवा दूंगा। हाँ पापा, जरा जोर से डांटो इसे। आज सुबह से इसने मेरे कमरे में झाड़ू भी नहीं लगाई है। मेरी सहेली आने वाली है। मेरे कोमल हाथों में झाड़ू लगाने से छाले पड़ जाते हैं, पर इसे तो बस अपना आराम करना है। पिताजी, मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ। मैंने कुएं से पानी भरा, खाना बनाया और मंजू के सारे कपड़े भी धोए। लकड़ियाँ थोड़ी गीली थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई चूल्हा जलाने में। मैं अभी जाकर कमरा साफ कर देती हूँ। अरे मुझे ये बहाने मत सुना। ये लकड़ियों का गट्ठर रसोई में रख और चुपचाप खेतों की तरफ निकल जा। वहाँ से 2 टोकरे हरा चारा काट कर लाना है। अगर शाम तक तबेला साफ नहीं हुआ और राधा गाय को चारा नहीं मिला तो झोपड़ी के अंदर कदम मत रखना, समझी? कंचन की आंखें भर आई। वो चुपचाप आंसू पोंछती हुई झोपड़ी के पीछे बने तबेले में चली गई। वहाँ उसकी सफेद गाय राधा बंधी हुई थी। कंचन दौड़कर राधा के गले से लिपट गई। राधा देखना, मेरी सगी माँ भी पापा के डर से एक शब्द नहीं बोल पाती। मंजू दीदी सारा दिन आराम करती है और मुझसे नौकरों से भी बदतर काम करवाया जाता है। इस पूरी दुनिया में बस तू ही मेरी अपनी बची है राधा, जो मेरी हर बात समझती है। राधा गाय ने बहुत ही शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना भारी सर कंचन के कंधे पर रख दिया और अपनी पूंछ से उसकी पीठ सहलाने लगी। राधा का ये प्रेम देखकर कंचन को हौसला मिला और वो चारा काटने खेतों की तरफ चल पड़ी। जमींदार रामनाथ की हवेली के बैठक रूम में प्रतीक और उसकी पत्नी रागिनी बैठे थे। तभी शहर से उसका बड़ा भाई कुणाल अंदर आया। कुणाल की पहली पत्नी का देहांत 1 साल पहले हो चुका था और तब से वो गुमसुम और उदास रहता था। प्रतीक जी देखिए, भाई साहब आ गए हैं। हमारे मायके में मेरी छोटी बहन शालू कितनी सुंदर और अमीर है। अगर हम भाई साहब की शादी शालू से करवा दे तो इस हवेली पर हमारा ही राज होगा। आप भाई साहब से बात क्यों नहीं करते? ए रागिनी, तुम अपनी ये साजिशें बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि भाई साहब अभी शादी नहीं करना चाहते हैं और वैसे भी शालू का घमंडी स्वभाव भाई साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह उससे कभी शादी नहीं करेंगे। प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है रागिनी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं शालू से कभी शादी नहीं करूंगा। तुम अपने फायदे के लिए मुझे मोहरा मत बनाओ। इस हवेली में दोबारा मेरी शादी की बात मत निकालना, ठीक है? तभी अंदर के कमरे से जमींदार रामनाथ के खांसने की आवाज आई। कुणाल और प्रतीक दौड़कर अंदर गए। रामनाथ जी बिस्तर पर लेटे हुए थे और बहुत कमजोर थे। उन्होंने कुणाल का हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से बोले, ए कुणाल बेटा, मेरी बीमारी का अब कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी आंखें तक बंद नहीं करूंगा। अरे जब तक मैं तेरा घर फिर से बसता हुआ न देख लूं, मेरी आखिरी इच्छा समझकर तू गांव की ही किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर ले। मुझे वचन दे कि तू मेरी बात मानेगा। अब पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आपकी यही अंतिम इच्छा है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं इसी गांव की किसी भली और सीधी लड़की को इस घर की बहू बना लूंगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगले दिन सुबह कुणाल गांव की पगडंडी पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे घास काट रही कंचन पर पड़ी। कंचन के चेहरे पर एक गजब की मासूमियत और सादगी थी। कुणाल उसे दूर से देखता रहा। तभी वहाँ गांव का एक किसान गुजरा। भाई साहब, राम राम राम। वो जो सामने लड़की नदी के किनारे घास काट रही है, वो कौन है? अरे कुणाल बाबू, वो राम खिलावन की सौतेली बेटी कंचन है। बेचारी बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की है। उसका सौतेला बाप उससे दिन रात काम करवाता है। बेचारी चुपचाप सारा दुख सहती है। बहुत ही नेक लड़की है।
कुणाल ने कंचन की तरफ देखा और मन ही मन तय कर लिया कि वो इसी लड़की को अपनी धर्म पत्नी बनाएगा और हवेली में ले जाएगा। उसी शाम जमींदार रामनाथ, कुणाल और प्रतीक शगुन का थाल लेकर रामखिलावन की झोपड़ी पर पहुँचे। रामखिलावन उन्हें देखकर दौड़ता हुआ बाहर आया। आइए जमींदार साहब। ओ कुणाल बाबू, आइए आइए। अब हमारे यहाँ हमारे तो धन्य भाग्य जाग गए। मंजूर, जल्दी बाहर आओ। ए बेटी, देखो हवेली से लाला जी खुद तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। बैठिए सरकार, इस खाट पर बैठिए। रामखिलावन जी, आप गलतफहमी में मत रहिए। हम यहाँ आपकी बेटी मंजू के लिए नहीं आए। हम यहाँ आपकी सौतेली बेटी कंचन का हाथ मांगने आए हैं। मैं कंचन से विवाह करना चाहता हूँ। कंचन? अरे कुणाल बाबू, वो लड़की तो मनहूस है। घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, हमेशा तबेले में जानवर के साथ बैठी रहती है। मेरी मंजू तो एकदम अप्सरा जैसी है। कंचन के भाग्य में राज सुख कहाँ लिखा है, हाँ? मुझे मंजू से कोई सरोकार नहीं है। कंचन एक संस्कारी लड़की है और मेरा ये फैसला अंतिम है। रामखिलावन जी, मुझे पता है कि आप पर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर कंचन इस शादी के लिए हाँ करती है तो मैं आपका सारा कर्ज चुकाने के लिए 2 लाख रुपए नगद इसी वक्त दूंगा। ए कंचन, ओ कंचन, अरे बाहर आ जल्दी। देख तेरी किस्मत जाग गई है। जमींदार बाबू तुझसे शादी करना चाहते हैं। चुपचाप हाँ कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ कर दे जल्दी। कंचन धीरे धीरे अंदर से बाहर आई। उसने एक नजर कुणाल पर डाली, फिर तबेले की तरफ देखा जहाँ उसकी वफादार गाय राधा खड़ी थी। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ कुणाल जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी विदाई के वक्त मेरी ये सफेद गाय, मेरी सहेली राधा भी मेरे साथ ससुराल जाएगी। मैं अपनी राधा को यहाँ इस लालची पिता के भरोसे अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर राधा हवेली जाएगी तभी मैं ये शादी करूंगी। अरे ओ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जमींदार बाबू के सामने अपनी शर्त रखेगी? अरे चुपचाप पाँव छून के। रामखिलावन जी, आप चुप रहिए। हाँ कंचन, मुझे तुम्हारी ये शर्त पूरी तरह मंजूर है। राधा आज से हमारे जमींदार घराने का हिस्सा है। वो हमारे साथ ही हवेली चलेगी, बस। रामखिलावन ने तुरंत 2 लाख रुपए का लिफाफा झपट लिया। ये देखकर कंचन की आंखों में आंसू उभर आए कि उसके पिता कितने लालची हैं। कुछ ही दिनों में कंचन और कुणाल की शादी हो गई और राधा गाय को भी आदर के साथ बड़ी हवेली लाया गया। हवेली में कदम रखते ही छोटी बहू रागिनी कंचन के सामने आकर खड़ी हो गई। सुनो जेठानी जी, भले ही भाई साहब तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ ले आए हो, पर भूलना मत तुम एक गरीब घर से आई हुई अनाथ लड़की हो। आज इस हवेली की साफ सफाई और सारे बर्तन तुमको ही करने पड़ेंगे। मैं ये सब काम नहीं करूंगी और उस बदसूरत जानवर को मुझसे दूर ही रखना। मुझे जानवरों से बू आती है। रागिनी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम जो कहोगी मैं कर दूंगी। बस मेरी एक विनती है तुमसे, तबेले में जो मेरी गाय राधा बंधी है ना, उसे कभी तंग मत करना। बू तो तुमसे आती है लालच की, लेकिन मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना। रागिनी मन ही मन कंचन को हवेली से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगी थी और उसका दिया मुंह तोड़ जवाब तो उसे और चुभ रहा था। एक दोपहर कंचन हवेली के पिछले हिस्से में कपड़े धो रही थी। रागिनी चुपके से रसोई में गई। उसने वहां रखी पूजा की कीमती पीतल का कटोरा उठाया और तबेले में जाकर उसे राधा गाय के भूसे के ढेर के नीचे छुपा दिया। शाम को जब कुणाल और प्रतीक लौटे तो रागिनी ने बैठक रूम में हंगामा शुरू कर दिया। प्रतीक जी, भाई साहब अनर्थ हो गया। आज हमारी तिजोरी के पास रखा पूजा का शगुन वाला पीतल का कटोरा गायब है। जरूर इस कंचन ने उसे चुराया होगा ताकि अपने गरीब सौतेले बाप को दे सके। अरे जो बाप बेटी की शादी पैसों के लिए कर सकता है, वो चोरी करने को तो बोल ही सकता है अपनी बेटी को। आप इसकी तलाशी लीजिए। रागिनी, तुम होश में रहो। भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच लो। वे दोपहर से कपड़े धो रही हैं। वे चोरी क्यों करेगी? हाँ, मैं बिल्कुल सो आने ठीक कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो चलिए इनके प्यारे उस तबेले की तलाशी लेते हैं
जरूर कटोरा इसने अपनी राधा के पास ही छुपाया होगा। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो हम सब तबेले में चलेंगे, लेकिन याद रखना अगर कंचन बेकसूर निकली तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है रागिनी? सब लोग तबेले की तरफ बढ़े। रागिनी सबसे आगे भूसे के ढेर की तरफ बढ़ रही थी। तबेले में बंधी राधा गाय ने रागिनी की चालाकी पहले ही देख ली थी। जैसे ही रागिनी ने भूसे में हाथ डालना चाहा, राधा गाय ने जोर से अपनी पूंछ से रागिनी के हाथों पर वार किया। रागिनी डरकर पीछे हटी और फर्श पर फिसलने के कारण सीधे भूसे के ढेर पर जा गिरी। उसके गिरते ही कटोरा बाहर आ गया। रागिनी, ये कटोरा तो भूसे के ठीक उसी कोने पर था जहाँ तुम खड़ी थी। भाभी तो तबेले की तरफ आई भी नहीं है। तुम अपनी ही बिछाई साजिश में खुद गिर गई। अब क्या कहोगी तुम? नहीं प्रतीक जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि कंचन ने ही यहाँ रखा होगा। रागिनी अपमानित होकर अंदर चली गई, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। अगले हफ्ते हवेली में बहुत बड़े पाठ का आयोजन था, क्योंकि घर में नई बहू जो आई थी। कंचन ने सुबह उठकर मेहमानों के लिए बेसन के 50 विशेष लड्डू बनाकर थाल में सजाए। कंचन जब बाहर गई तो रागिनी ने रसोई में प्रवेश किया और उसने एक बड़ा सा नमक का डब्बा निकाला। अब आएगा ना मजा। कंचन जेठानी जी, इस पूरे नमक को मैं इन लड्डुओं में मिला दूंगी। जब मेहमान खाएंगे तो थू थू करेंगे इन बेसन के लड्डुओं पर भी, और साथ ही जेठानी जी के बनाए हुए हाथों के स्वाद पर भी। भाई साहब उसी वक्त तुम्हें हवेली से निकाल देंगे। वैसे भी उन्हें अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। रागिनी ने लड्डुओं में नमक मिलाया और फिर उन्हें गोल आकार देकर वापस सजा दिया। रसोई की खिड़की सीधे तबेले की तरफ खुलती थी, जहाँ राधा गाय खड़ी थी। राधा ने रागिनी की इस करतूत को देख लिया। जब कंचन रसोई में वापस आई और थाल उठाने लगी, तो राधा गाय ने तबेले से बहुत जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। कंचन समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो तुरंत ही तबेले की तरफ भागी। क्या हो गया है तुझे राधा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बता, क्या बात है? राधा ने अपने मुंह से कंचन की साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसे रसोई की खिड़की की तरफ खींचने लगी। फिर उसने अपने सींग से उस जमीन पर गिरे हुए नमक की तरफ इशारा किया। कंचन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत रसोई की तरफ भागी और एक लड्डू उठाकर चखा। हे भगवान, ये लड्डू तो पूरी तरह से नमकीन है। पूजा शुरू होने में अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है। ये जरूर उस रागिनी का काम है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और आज तो मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। आज मैं झुक नहीं सकती। कंचन ने भी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया और फुर्ती से काम शुरू किया। आधे घंटे के अंदर नए और स्वादिष्ट लड्डू बनकर थाल में तैयार थे। जब पूजा खत्म हुई और मेहमानों ने लड्डू खाए, तो सब ने कंचन की जमकर तारीफ की। ये देखकर रागिनी का चेहरा काला पड़ गया। रागिनी का पागलपन बढ़ चुका था। अब उसने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह कंचन को सबक सिखाएगी। एक शाम कुणाल और प्रतीक बाहर गए हुए थे। हवेली में सन्नाटा था। कंचन ऊंची संगमरमर की सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। रागिनी दबे पांव कंचन के पीछे आकर खड़ी हो गई। कंचन जेठानी, बहुत राज कर लिया तुमने इस हवेली पर। अब तुम्हारा खेल तमाम कर दूंगी। रागिनी, तुम ऐसे पीछे क्यों खड़ी हो? अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, इस हवेली पर मेरा राज होगा, तुम्हारा नहीं। इसलिए अब तुम्हारा हाथ तो तुम्हें बेहोश करके छोड़ूंगी। रागिनी ने पूरी ताकत से कंचन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। कंचन सीढ़ियों से लुढ़कती हुई आंगन में आ गई। उसके पैर में मोच आ गई। वो दर्द से रोने लगी। बहुत दर्द हो रहा है। ये सब कुछ क्या है रागिनी? क्यों कर रही हो ये? रागिनी ऊपर खड़ी होकर हंस रही थी। देखा कंचन, इस टूटे पैर के साथ तुम इस हवेली में सिर्फ एक कचरा बनकर रह जाओगी। भाई साहब तुम्हें खुद घर से बाहर निकाल देंगे और उनका प्यार भी तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। अब तड़पो यहाँ। तबेले में बंधी राधा गाय ने कंचन की चीख सुन ली थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की जंजीर को खींचा और खूंटी उखड़कर आ गई और उसके बाद वो सीधा आंगन में पहुंची। राधा ने सीधे सीढ़ियों से उतर रही रागिनी की तरफ दौड़ लगा दी। अरे बाप रे, ये गाय घर के अंदर कैसे घुस आई? ये क्या है? ये गाय पागल हो गई है क्या? हटाओ इसे। बचाओ प्रतीक जी, कोई मुझे बचाओ।
रागिनी जान बचाने के लिए गोल गोल भागने लगी। भागते भागते रागिनी एक बड़े लोहे के खंभे से टकराई और जमीन पर लेट गई। राधा ने तुरंत उसके ऊपर जाकर अपने दोनों सींग उसकी छाती के पास टिका दिए। रागिनी डर के मारे कंचन से विनती करने लगी, रागिनी दीदी मुझे बचा लो, अपनी इस गाय को रोको, ये मुझे मार डालेगी। मैं मानती हूँ मैं पापी हूँ, मैंने ही कटोरा छुपाया था, मैंने ही लड्डुओं में नमक मिलाया था और अभी मैंने ही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया, मुझे माफ कर दो। उसी वक्त हवेली का दरवाजा खुला और कुणाल और प्रतीक ने अंदर कदम रखा। उन्होंने रागिनी की आवाज साफ साफ सुन ली थी। प्रतीक का चेहरा गुस्से से लाल था। रागिनी, तुम इतनी नीच और घटिया औरत हो सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तुम हमारी भाभी को नुकसान पहुंचाने पर उतारू थी। अरे तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हो, समझी? कंचन, आंखें खोलो कंचन, देखो मैं आ गया हूँ। प्रतीक, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। रागिनी, तुमने अपनी हदें पार कर दी है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। प्रतीक ने आगे बढ़कर राधा गाय को शांत किया। राधा भी शांत हो गई। कुणाल ने कंचन को अपनी बाहों में उठाया और सोफे पर ले गया। प्रतीक रागिनी की तरफ मुड़ा। रागिनी, तुमने आज इस हवेली की मर्यादा और हमारा भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम इस वक्त अपना सारा सामान समेटो और इस हवेली से दफा हो जाओ, अपने मायके वापस जाओ। आज से हमारा रिश्ता खत्म, जाओ। रागिनी रोती बिलखती हुई हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। कंचन का पैर कुछ दिनों में ठीक हो गया। बीमार जमींदार रामनाथ जी ने कंचन की सहनशीलता और राधा गाय की वफादारी देखकर हवेली की चाबियों का गुच्छा बड़ी बहू यानी कंचन के हाथों में सौंप दिया। अब बड़ी बहू, आज से इस पूरे घराने का फैसला सिर्फ तुम करोगी। मेरा घर अब सुरक्षित हाथों में है। कंचन ने चाबियों का गुच्छा लिया और अपने ससुर के पैर छुए। अब हवेली में कंचन का पूरा आदर था और उसकी वफादार सफेद गाय राधा तबेले में आराम से हरी घास खाती थी। सब लोग आनंद से रहने लगे।